कहीं स्थायी होते दिख रहा है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मध्य पाषाण काल में अगर देखा जाए तो लोग कैसा जीवन जी रहे थे, तो आठेटक की जिंदगी जी रहे थे, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो लोग पशुपालन करना भी सीख गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इस समय उनका जो घर हुआ करता था दोस्तों, आवास का मतलब हो जाता है घर। तो इस समय क्या होता है, नदी के तट पर वे अपने घर बनाना शुरू कर दिए थे। कहने का मतलब यह है कि वे लोग क्या करते हैं कि अब ये समझने लगे थे कि कहीं ना कहीं अब हमें स्थायी जीवन जीने की आवश्यकता है। पहले लोगों का कैसा जीवन था, अस्थायी जीवन था। कहते था अस्थायी जीवन था क्योंकि गुफाओं वगैरह में रहा करते थे, और जहां मन करता था आज यहाँ है तो कल कहीं और रहेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, जैसे जहां हमें भोजन मिलेगा वहां हम रहेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस समय क्या होता है दोस्तों, मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। तो मध्य पाषाण काल में अगर देखा जाए तो लोगों का जो जीवन था कहीं ना कहीं स्थायी जीवन देखने को मिलता है। हो सकता है लोग स्थायी जीवन जीना सीख गए थे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि लोग अपने घरों का निर्माण नदी के तट पर करने लगे थे, और जिसकी वजह से लोग शिकारी जीवन तो इस समय भी जी रहे थे, लेकिन पशुपालन करना भी सीख गए थे। इस समय भी लोग शिकारी जीवन जी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यानी शिकार वगैरह करते थे, लेकिन पशुपालन करना भी सीख गए थे। कह सकते हैं कि इस समय मानव का विकास थोड़ा से ठीक हो चुका था। ठीक है, आप सोचिए कि एक तरह से अब बुद्धि का विकास थोड़ा से आगे बढ़ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगले काल के बारे में बात करते हैं। तो अगला काल है नवपाषाण काल है। कौन सा काल है दोस्तों, तो नवपाषाण काल है, जिसे नवीन पत्थर का युग कहा जाएगा। इस समय क्या होता है, लोगों को काफी ज्यादा अच्छी जानकारी हो जाती है, यानी कि खाद्य उत्पादन के बारे में वे समझने लगते हैं कि कैसे एक तरह से अनाज वगैरह का उत्पादन होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लोग क्या करने लगे थे, कृषि करना सीख गए थे। तो इस समय कह सकते हैं कि लोग क्या कर रहे थे, मतलब कृषि वगैरह भी करना सीख गए थे। इस समय लोगों का जो घर रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं स्थायी घर हो जाता है, यानी कि स्थायी अधिवास देखने को मिलता है। इस समय भी स्थायी था, लेकिन उतना ज्यादा स्थायी नहीं था। ठीक है, इस समय तो बिल्कुल पूरी तरीके से अस्थायी था। इस समय थोड़ा से स्थायी देखने को मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इस समय नवपाषाण काल में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखने को मिलता है, यानी कि ज्यादा देखने को मिलता है कि लोग अपना स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिए थे, क्योंकि कृषि का विकास हो चुका था, एग्रीकल्चर करना लोग जान चुके थे। तो ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल में क्या था कि लोग एक तरह से कृषि करना सीख गए थे। मध्य पाषाण काल में क्या था कि लोग पशुपालन करना सीख गए थे, यानी कि पशुओं को पालना जान गए थे। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर बन सकता है कि कौन सा वो काल है जब लोग पशुपालन करना सीख गए थे। तो ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल। कौन सा काल है, मध्य पाषाण काल। अगर आपसे कहा जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि लोग कृषि करना कब सीख गए थे या कृषि का आविष्कार कब हो चुका था, तो ध्यान रखिएगा नवपाषाण काल में ये चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं कि कुछ धातुओं के आधार पर, मतलब कुछ मेटल के आधार पर क्या होता है, काल को देखा गया है। कुछ मेटल के आधार पर काल को बांटा गया है, यानी कि बताया गया है। देखिए, एक तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल के आधार पर अगर देखा जाए तो ताम्र पाषाण कालीन युग की बात की जाती है। जब तांबा और पत्थर दोनों की बात की जाती है, मतलब तांबा का भी यूज किया जाने लगता है, और साथ ही साथ क्या होता है, पत्थरों का भी यूज किया जाने लगता है। यानी कि जब लोग क्या करते हैं, पत्थरों का भी यूज करना तो पहले से ही जानते थे, और साथ ही साथ उन्हें पहली धातु मिल जाती है तांबा, और उसका भी प्रयोग करना सीख जाते हैं। जब लोग क्या करते हैं, एक तरह से तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो उस काल को क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस काल को, उस काल को अगर देखा जाए तो ताम्र पाषाण काल कहा जाता है दोस्तों। इस समय लोग क्या करते हैं, एक तरह से तांबे का प्रयोग करना सीख जाते हैं, जो कि आप जानते ही हैं, आपने समझ लिया है। इस समय लोगों का जो घर बनने लगा था, कच्चे पक्के बनने लगे थे। मतलब मानव का विकास यहां आ चुका है कि अब लोग क्या करने लगे हैं, कच्चे और पक्के घर भी बनाना सीख गए हैं दोस्तों। कब, जब ताम्र पाषाण काल का युग आता है तब। यानी कि जब लोग क्या करते हैं, पहली धातु तांबे का प्रयोग करना सीख जाते हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पाषाण यानी कि पत्थर का भी करना यूज करना सीख जाते हैं। पत्थर का यूज तो पहले से ही जानते थे, लेकिन साथ ही साथ जब उन्हें पहली धातु के बारे में जानकारी मिल जाती है, यानी कि तांबा के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो लोग क्या करते हैं, तांबे का भी इस्तेमाल करना
करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, इस समय को क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ताम्र पाषाण काल कब कहा गया, जब लोग एक तरह से तांबे का इस्तेमाल करना सीख गए थे। यानी कि जब लोग क्या करने लगे, तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिए, यानी कि तांबों के औजार वगैरह बनाना, तांबे के औजार वगैरह बनाना शुरू कर दिए, तब उस काल को क्या कहा गया, ताम्र पाषाण काल कहा गया। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और यही वो समय होता है, यही वो समय होता है दोस्तों, जब लोग क्या करते हैं, अपने घरों को कच्चे और पक्के के रूप में भी बनाने लगते हैं। कच्चा पक्का घर समझ रहे हैं कि नहीं? कच्चे घर उसे कहा जाता है जो मिट्टी का घर बनता है, और पक्का घर उसे कहा जाता है जो एक तरह से ईंटों का घर बनता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग इतनी छोटी जानकारी को भी नहीं एक तरह से समझ पाते हैं, क्योंकि उस समय कुछ और ही फ्लो में चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे चलकर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, तांबा के साथ साथ टिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो सॉरी, आगे चलकर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, यानी कि लोगों को तांबे के साथ के बाद क्या होता है, टिन की जानकारी हो जाती है, और टिन के बाद क्या होता है, लोगों को कांसे की जानकारी हो जाती है। समझिएगा, कांसे की जानकारी कब होती है लोगों को, जब लोग क्या करते हैं, टिन के साथ साथ तांबे को भी मिलाना शुरू कर देते हैं। मतलब तांबा जब उन्हें एक धातु तो मिली ही थी, और दूसरी धातु उन्हें मिल जाती है टिन, और तांबा और टिन को मिलाकर वे लोग क्या करते हैं, एक नई धातु बना लेते हैं, कांसा। कौन सी नई धातु बना लेते हैं दोस्तों, तो कांसा बना लेते हैं। और तब इस सभ्यता को क्या कहा जाने लगता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगता है। ध्यान रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता कब कहा गया, जब लोग क्या करते हैं कि तांबा और टिन दोनों को मिश्रित करके एक नई धातु विकसित कर लेते हैं, और वो नई धातु क्या होती है, कांसा होती है। तब उस समय को क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये वही कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में बात की जा रही है जब सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ था। यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब उस समय कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांस्य युगीन सभ्यता की बात की जाती है। अगर आपसे कोई कहता है कि कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या हो जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि एक तरह से तांबा और टिन मिलाकर क्या किया जाता है, एक नई धातु को विकसित किया जाता है, और नई धातु क्या होती है, कांसा होती है। और तब उस समय को क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ना एक और नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नेम क्या, कांस्य युगीन सभ्यता भी है क्या, तो आप बताइएगा बिल्कुल है, कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि कांसे का प्रयोग करना सीख गए थे लोग इस समय। ठीक है, इस समय ज्यादातर जो लोगों के घर देखने को मिलते हैं ना, इस समय जो लोगों के ज्यादातर घर देखने को मिलते हैं ना, पक्के घर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस समय ईंटों के बारे में बताया जाता है कि 4:2:1, यानी कि 4:2:1 के रेशियो में ईंट बनाए जाते थे। मतलब ईंट की जो लंबाई हुआ करती थी दोस्तों, वो 4 मीटर, और ईंट की चौड़ाई जो थी 2 मीटर, और ईंट की ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 मीटर के ईंट हुआ करते थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं, आप इतना ध्यान रखिएगा कि इस समय क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर जो लोग घर बनाते थे वे पक्की ईंटों का घर बनाते थे। बाकी की बातें हम सिंधु घाटी सभ्यता में समझेंगे। कुछ बातें अगर इधर उधर हो रही होंगी, आपको ना समझ में आ रही हो, तो आप चिंता मत करिए। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाऊंगा ना, आपके जहन में उतार दूंगा, आपके दिल और दिमाग में छाप दूंगा। बस आपको क्या करना है, हमारा सहयोग करना है, आपको क्या करना है, हमारा सपोर्ट करना है। अगर आप लोग हमारा सहयोग करते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, मैं दावा करता हूं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब आइए बात करते हैं, लोग आगे चलकर क्या होता है, एक नई धातु के बारे में जान जाते हैं, और वो नई धातु कौन सी होती है, तो लोहा। आगे चलकर क्या होता है, लोग लोहा के बारे में जान जाते हैं। तो उस काल को क्या कहा जाता है, एक तरह से अगर देखा जाए तो वो जो युग होता है दोस्तों, वैदिक संस्कृति वाला युग होता है, यानी कि वैदिक कल्चर वाला युग हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लोहे का प्रयोग वैदिक काल में लोग करना सीख जाते हैं। तो वैदिक काल में क्या होता है, लोहे के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक काल का मतलब हो जाता है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल।
उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं लोगों को पूरी तरीके से लोहे के बारे में जानकारी हो जाती है, लोहे के ही वे औजार वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मानव ने किस धातु की खोज किया था या सबसे पहले किसका प्रयोग करते थे, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मानव क्या करते थे, एक तरह से अगर देखा जाए तो पत्थरों के औजार वगैरह बनाते थे। धीरे धीरे हड्डियों वगैरह के भी बनाना शुरू कर दिए थे। तो पत्थर और हड्डी वगैरह के औजार एक ही समय में कह सकते हैं बनाना सीख गए थे। फिर उसके बाद एक नई धातु वे लोग विकसित कर लेते हैं, यानी कि एक नई धातु की खोज कर लेते हैं, वो होती है तांबा। तब उस काल को क्या कहा गया, ताम्रपाषाण काल कहा गया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो टिन के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। टिन क्या होता है, दूसरे देश से मंगाते हैं तो टिन उन्हें मिल जाती है। तो टिन जब मिल जाती है तो फिर मानव का जो दिमाग है ना आगे बढ़ जाता है। जैसे आप सोचिए, कोई तो ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने कंप्यूटर जैसे चीजों के बारे में खोज किया होगा, और उस व्यक्ति का नाम तो आप जानते ही हैं। कंप्यूटर वाले टॉपिक पर चले जाइए, जो कि मैंने बताया ही हुआ है चार्ल्स बेबेज के बारे में। तो एक व्यक्ति था जिसने कंप्यूटर के बारे में खोजा, और उसी तरह से अगर देखा जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने तांबा और टिन को एक साथ मिलाकर एक नई धातु बना दिया होगा, और वो धातु रही होगी कांसा। और उसी समय को फिर क्या कहा गया, कहीं ना कहीं एक तरह से कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। फिर आगे चलकर क्या होता है, कांसे के बाद लोगों को एक तरह से लोहे के बारे में जानकारी मिल जाती है। अच्छा, ये जो लोहे के बारे में जानकारी मिलती है ना, ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता होती है ना, इंडस सिविलाइजेशन जो होती है पूरी तरीके से खत्म हो गई होती है दोस्तों। तब क्या होता है, एक तरह से अगर देखा जाए तो लोगों को लोहे के बारे में जानकारी मिलती है। जब लोग मतलब जब एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति का जन्म होता है, वो संस्कृति होती है, वो कल्चर होती है दोस्तों वैदिक कल्चर। जब क्या होता है, ईरान से कुछ लोग आते हैं जिन्हें आर्य कहा जाता है, जब भारत में वे लोग प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो उस समय फिर क्या होता है, आगे चलकर वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो ऋग वैदिक काल में, जिसमें चारों वेदों के बारे में बताया जाएगा, आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में बांटा जाएगा, जब उत्तर वैदिक काल होता है, और इस समय क्या होता है, लोगों को लोहे के बारे में जानकारी हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आज जो मैंने आपको समझाया है, शायद आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम अगली क्लास में जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। बस तभी हम जानेंगे, अगली क्लास को हम आगे तभी बढ़ाएंगे जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोग कहेंगे कि यस सर, इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखिए। देखिए, मैं आपको सारे विषय बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट में चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट आपका मैं समय लूंगा। जैसे एक तो पहली क्लास हमने आपको दे दिया ना, मतलब कि एशियन हिस्ट्री की। अब इसके बाद दूसरी क्लास में आपको दूंगा मीडियल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तीसरी बात करते हैं तो तीसरी क्लास में आपको दूंगा एशियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। फिर उसके बाद एशियन हिस्ट्री, फिर मध्यकाल भारत, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ताकि आपको तीनों इतिहास आपका अच्छे तरीके से चलते रहे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको एक तरह से ज्योग्राफी भी पढ़ाते चलूंगा। फिर अगर मौका मिला जल्दी से तो मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाते चलूंगा। अगर आप लोग कहें ना तो मैं आपकी डेली यानी कि पर डे 3 से 4 क्लास कर देता हूं। बस आप लोगों को लेकिन हमारे साथ मेहनत करना होगा। 9 बजे से लेकर कम से कम 12 बजे तक मैं आप लोगों को क्लास कर देता हूं, या आप कहिए तो दिन में 1-2 क्लास कर देता हूं। आप लोग अपने राय को प्रकट कीजिएगा, कहां पर, कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट को मैं लूंगा, देखूंगा आपके सजेशन को, जो मुझे अच्छा लगेगा, जिस पर ज्यादा लोग राय प्रकट करेंगे उसी के हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। बाकी की बातें करेंगे किसी और दिन, मतलब नेक्स्ट डे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।